नमस्कार। आज की अगर हम गेम की बात करें तो टिग्रन पेट्रोशियन का गेम सेलेक्ट किया है मैंने और बोरिस स्पासकी के साथ हुआ था। टिग्रन पेट्रोशियन जो कि 1963 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे बोटविनिक को हरा के। और अगर हम उनके गेम स्टाइल की और बाकी बात करें तो उनका एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था कि वो 8 बार कैंडिडेट रहे थे जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो खेलते हैं उसमें। और उसमें से वो 63 में जीते, फिर 66 में सक्सेसफुली उन्होंने डिफेंड किया था अपने टाइटल को बोरिस स्पासकी के अगेंस्ट। फिर आप उसके बाद वो फिर जाके 69 में हारे। तो ये जो बात है उनके लिए बहुत ये थी, पर उनके बाकी रिकॉर्ड्स की भी अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया रहे थे पूरे। उनका जो चेस का जो लाइफ रहा था। और आज जो हमने गेम देखा है देखने वाले हैं, वो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ इसमें सीखने मिलेगा और हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। सो आपने मैंने हालांकि डिटेल यहाँ पे सभी लगा रखी है। जो इस चैंपियनशिप में हुआ था, आप देख सकते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप +4 - 3, मतलब वो 4 जीते थे और 3 हारे थे उसमें। और मॉस्को में हुआ था 1966 का ये गेम है। हम लोग क्विकली गेम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नाइट F3, नाइट to F6, G3, G6, C4, BG7, बिशप टू G2। अब ओपनिंग ऑर्डर की बात करें तो ये बहुत ही बेसिक सा सेटअप है इंग्लिश का। और उसके बाद शॉर्ट कैसल किया, शॉर्ट कैसल नाइट to C6। ये थोड़ा सा रेयर है। जनरली मूव ऑर्डर जो है वो इस तरह से नहीं खेलते हैं। D6 पहले खेल सकते हो आप, या फिर आप C5 भी जा सकते हो अगर आपको सिमेट्रिकल इंग्लिश में जाना है तो। लेकिन अगर हम देखें इसको तो गेम में जो उन्होंने खेला नाइट C6, यहाँ पर नाइट C3 है वाइट, D6 एंड देन फाइनली D4। अब ये जो पोजीशन है ये एक्चुअली कोई इंग्लिश का कोई सेटअप नहीं है। ये मैं बोलूंगा कि फिएंचेटो वेरिएशन है, जो कि नॉर्मली KID में भी आता है, राइट। क्योंकि ब्लैक का जो स्ट्रक्चर है, तो ब्लैक के पास यहाँ पर 2 ऑप्शन रहते हैं जनरली, एक नाइट C6 और दूसरा नाइट D7, जिसको कि बाद में आप E5 खेल सकते हो। और ये जो है ये एक क्लासिकल वेरिएशन के नाम से बहुत फेमस है। लेकिन इस गेम में A6 खेला, यहाँ पर D5, A6 के अलावा यहाँ पर देखा जाए अगर D4 के बाद, तो ब्लैक के पास एक रुक B8 भी मूव है, जो कि बहुत सारे गेम्स हुए हैं इस पे भी। सो D4 को हालांकि गेम में उन्होंने A6 खेला था, D5, नाइट to A5 एंड नाइट D2। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि नाइट D2 का आइडिया बहुत क्लियर है कि वो C4 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट मूव जो है वो B4 आके इसको अटैक कर सकते हैं। सो नॉर्मली हम मानते हैं कि नाइट अगर आप ओपनिंग में या मिडिल गेम के कुछ पोजीशंस में आप नाइट रुक फाइल में रखते हो कहीं पे भी A या H में, तो वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं और इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बन सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं नाइट ऑन रिम इज डिम, राइट। सो या फिर हिंदी में अगर आप बोले तो, जैसे मैंने पहले भी यूज़ किया ये हम, कि कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा, ये बहुत मैंने थोड़ा सुना था कुछ प्लेयर्स को बोलते हुए। सो अगर हम नॉर्मल मूव ऑर्डर पे आए तो नाइट D2 को जो है यहाँ पे C5 खेला। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि अगर आप पॉन टेक्स मारोगे तो आपको नाइट इंटू ही मारना पड़ेगा। इसमें आप पॉन इंटू नहीं मार सकते हो क्योंकि इसमें B4 आ रहा है, राइट। और फिर ये नाइट शायद अच्छा नहीं रहे, बिकॉज आप अगर इसमें नाइट वापस जाते हो तो बिशप इंटू C6 मर रहा है और ये बहुत मुश्किल सा लग रहा है काम इसमें। हालांकि अगर हम 7th मूव पे रुक D4 के बाद रुक B8 गए रहते, तो फिर इसी पोजीशन में जो है थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि आप D5 खेला, नाइट A5, नाइट D2, और इसमें अगर आप C5 खेलते हैं तो डी कट C6 को आप पॉन इंटू भी मार सकते हो, बिकॉज रुक जो है वो B4 को रोक रहा है पहली बात, और इस डायगोनल से भी हट गया है। इसीलिए शायद कुछ लोग रुक B8 भी खेलते हैं इसमें। हालांकि गेम में जो हुआ वो C5 खेला यहाँ पे और उसको क्वीन C2 खेला। और ये एक ऐसा पोजीशन है जो बहुत ही कॉमन है इस पर्टिकुलर सेटअप में, फिएंचेटो वेरिएशन में। E5 खेला यहाँ पे। हालांकि जितने भी गेम्स मैंने ज्यादातर देखे हैं, पहले वो क्वीन C2 के बाद उसमें रुक B8 खेलते हैं और फिर आइडिया करते हैं कि आइडिया ये रहता है कि B5 करके B कट C4 मार दें आफ्टर B3, और C4 के पॉन को हमेशा अटैक रहे। और क्योंकि हमारा नाइट को वैसे और कोई ज्यादा अच्छा उसके पास काम नहीं है, तो आप सिंपली इसको अटैक करके रख सकते हो, जिससे होगा ये कि ये सब जो पोजीशंस है वो डिफिकल्टीज होंगी वाइट को हमेशा। तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। लाइक रुक B8 को आपने B3 खेला, B5, बिशप टू B2, और यहाँ पर कुछ वेरिएशन है जिसमें आप B कट C4 भी खेल सकते हो और फिर बिशप H6 जा सकते हो, या फिर आप
डायरेक्टली विदाउट एक्सचेंजिंग बी कट C4 आप बिशप H6 जा सकते हो। यहाँ पे आइडिया ये है बिशप H6 की कि इसको अटैक करके आप C4 को प्रॉब्लम कर रहे हो, और अगर इसको आप F4 खेलते हो तो फिर कभी ना कभी आप नाइट G4 आके E3 को यूज कर सकते हो, इवन बिशप F5 भी इसमें आ सकता है। सो ये एक कॉमन लाइन है मुझे जहां तक याद है इस पूरे वेरिएशन में। हालांकि 10th मूव पे उन्होंने गेम में E5 खेला था, B3 खेला यहाँ पे, नाइट टू G4। अब ये एक सिस्टम ऐसा है जिसमें कि आप देखिए कि ब्लैक जो है वो रिलीज कर रहा है नाइट को, एंड ही इज गोइंग टू प्ले F5 बिकॉज किंग साइड में उसको पॉन एक्सपेंशन जो है वो थोड़ा सा करना पड़ेगा ताकि उधर स्पेस रहे, और आप क्वीन साइड में तो बहुत कुछ कर नहीं सकते हो, तो किंग साइड में आपके पास स्पेस रहेंगी तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो। नाइट G4 को यहाँ पे E4 खेला, F5, और यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर आप वेट करोगे, जैसे कि आपको लग रहा है कि बिशप B2 वगैरह खेलेंगे, तो मे भी ब्लैक जो है वो F4 भी ट्राई कर सकता है। यहाँ पे मारना इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि E4 स्क्वायर हमेशा ही व्हाइट के लिए बेनिफिट वाला रहेगा, सो इसीलिए वहां पर अच्छी बात नहीं थी। सो उस हिसाब से उन्होंने E इंटू F5 मार दिया, और आफ्टर G इंटू F5 नाइट D1। अब हम देखिए इस पोजीशन को, तो फिलहाल तक जो पोजीशन है उसमें अभी भी नाइट जो है वो गेम में नहीं आ रहा है A5 का, पहली बार। क्वीन साइड में अगर आप चाहें तो आप रुक B8 और B5 जैसे मूव्स खेल सकते हो, ये हमेशा ही ओके लग रहे हैं इसमें। सो B5 खेला इन्होंने डायरेक्टली बिकॉज इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डायगोनल में, ये पूरा बंद है, और रुक B8 आप जब चाहो आप खेल सकते हो। सो F3 खेला यहाँ पे। नाइट D1 का आइडिया ये था कि जब भी आप F3 खेलोगे तो E3 नहीं आ रहा है, ये इसको आप रोक सकते हो। E4 खेला यहाँ पे, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्राई था बिकॉज अगर आप इसमें मारते हो इसको सिंपली, तो होगा ये कि जैसे ही आप इसको मारोगे सपोज, तो प्रॉब्लम ये है कि बिशप इंटू A1 मर रहा है। सो उसको देखते हुए उन्होंने बिशप B2 खेला यहाँ पे, और जो जो एक्सचेंज मर रहा था उसको बचा लिया यहाँ पे, और आफ्टर E कट F3 बिशप कट F3 बिशप इंटू B2 भी मार दिया उन्होंने, और क्वीन इंटू B2। अब यहाँ से मुझे लगता है जो गेम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैंने यहाँ तक बहुत क्विकली आपको ला लिया है बिकॉज जो अभी जो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और डेफिनेटली आपको आगे का पार्ट देखना चाहिए बिकॉज इसमें जो है आफ्टर नाइट E5, अभी आप बोल सकते हो कि जो E5 का नाइट है वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गेम में ये है कि जो ब्लैक ने फियंचेटो बिशप था वो एक्सचेंज कर दिया उसने, और उसमें कुछ मटेरियल भी नहीं मिला उसको, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिशप था गेम का। जब भी आप फियंचेटो वेरिएशंस खेलते हो KID में या फिर सिसिलियन ड्रैगन में या और कुछ किसी भी इसमें, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिशप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नाइट जो है वो अभी भी आउट ऑफ गेम है, उसके कारण होगा ये कि किंग की पोजीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही। सो यहाँ पे नाइट E5 को बिशप E2 खेला बिकॉज C4 को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत थी। अगर आप इसको मारते हो तो एटलीस्ट आपके दो पीसेस हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण नाइट इंटू C4 जैसे मूव नहीं आ सकते हैं। सो यहाँ पर जो है ब्लैक ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव खेला, दैट इज F4। अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप मारते हो इसको रुक इंटू F4 तो भी एक पॉसिबिलिटी थी, बट गेम में उन्होंने पॉन टेक्स पॉन मारा, बिशप H3। अब यहाँ पे आपको थोड़ा रुक के चेक करना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है एक्चुअली इस गेम में, बिकॉज अगर हम नॉर्मल मूव की बात करें तो रुक F2 एक बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा मूव लग रहा है बिकॉज अभी भी F4 प्रोटेक्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको चेक करना चाहिए थोड़ा रुक के कि एग्जैक्टली क्या रीजन था कि उन्होंने F4 पॉन सैक्रिफाइस दिया, बिकॉज यहाँ से मुझे ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो यहाँ पर हुआ ये कि आप रुक F2 तो नहीं खेल सकते हैं बिकॉज रुक इंटू F4 एक आ सकता है, बिकॉज उसमें अगर आप मारते हो तो क्वीन G5 आ रहा है, और फाइनली प्रॉब्लम ये है कि आप किंग H1 तो नहीं आ सकते हो बिकॉज क्वीन G2 मेट हो रहा है, और अगर आप इसमें रुक बीच में लाते हो या और कुछ पीस खेलते हो तो नाइट इंटू मार के भी ये पोजीशन डिफिकल्ट है बिकॉज अगर आप इसको मारते भी हो तो क्वीन टेक्स, और फिर आपका किंग कंप्लीटली एक्सपोज्ड है, क्वीन आपका गेम में आ नहीं रहा है, रुक नहीं आ रहा है, और इसका जब भी चाहे रुक E8 रुक F8 आ सकता है। सो ब्लैक डेफिनेटली इसमें बेटर रहेगा। सो बिशप H3 को यहाँ पे उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव खेला, व्हाइट वेंट फॉर नाइट E3। अब ये गेम का पहला एक्सचेंज सैक्रिफाइस था, हालांकि ये एक हिसाब से फोर्स्ड ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो डेयरिंग दिखाया कि नहीं यहाँ पे जरूरत है कि वो उन्होंने चेक कर लिया था कि रुक इंटू F4 हमेशा अवेलेबल है। तो नाइट E3 के बाद क्या हुआ
यहाँ पे उन्होंने खेला बिशप इंटू F1, रुक इंटू F1 एंड नाइट G6। अब एक बात नोटिस करने लायक है यहाँ पे कि व्हाइट जो है वो एक्सचेंज डाउन है, उसके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है उसके लिए, मतलब आपके पास यहाँ पे एक बिशप और एक पॉन है फॉर अ रुक, जो कि एक हेल्दी डील है। मैं बोलूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा बुराई नहीं रहती है। नॉर्मली बिशप और पॉन एक रुक के लिए सफिशिएंट रहते हैं। दो पॉन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होती है, बट अगर उस पोजीशन में आपका किंग अच्छा नहीं है, मतलब ओपोनेंट का किंग अच्छा नहीं है, तो फिर वो उतना ज्यादा उसका मायना नहीं रहता है मटेरियल का। सो यहाँ पे बिशप G4 खेला, बहुत ही अच्छा मूव है ये। कोशिश ये नहीं करनी चाहिए थी कि यहाँ पे इस पॉन को बचा लिया जाए F5 से, बिकॉज उसमें हमेशा क्वीन G5 चेक आ रहा है, और उससे होगा ये कि ये बिशप जो है उसको और ज्यादा अच्छा कोई स्क्वायर है नहीं जो कि आप G4 से E6 जा सकते हो। सो यहाँ पे बिशप G4 खेला। ऑफ कोर्स जो आइडिया है वो बिशप E6 है, रुक इंटू आप मारोगे तो बिशप E6 आ रहा है, सो उन्होंने नाइट इंटू F4 मारा। बिशप E6 डायरेक्टली नहीं खेल सकते बिकॉज वो E6 मार देंगे, तो यहाँ पे उन्होंने एक फिर से एक बहुत ही डायनामिक मूव खेला, बहुत ही अच्छा मूव खेला, और गेम का सेकंड एक्सचेंज सैक्रिफाइस दे दिया उन्होंने। अभी आप देखिए इस पर्टिकुलर इमेज में व्हाइट के पास दो माइनर पीसेस है फॉर टू रुक्स, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन और खुद का किंग भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, एक्सपोज्ड है, लेकिन ओपोनेंट का किंग इतना अच्छा नहीं है, और साथ ही साथ ये दोनों पीस गेम में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे बिशप E6 खेला, रुक F7 इज फोर्स्ड आई थिंक, बिकॉज अगर आप किंग F8 जाते हो तो क्वीन H8 चेक आ रहा है, और ये बहुत ही डेंजरस हो रहा है देखा जाए तो, क्योंकि आपके पास कोई भी एस्केप रूट नहीं है किंग के लिए यहाँ से निकलने का। सो क्योंकि हमेशा बिशप है वहां पे, और ये बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता था, तो इसीलिए उन्होंने रुक F7 खेला। रुक F7 को नाइट E4 खेला उन्होंने, बिकॉज डायरेक्टली आप नाइट G5 F5 नहीं आ सकते हो, बिकॉज उसमें जो है वो क्वीन G5 चेक आ रहा था और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट। नाइट G5 को एक क्लियर बात थी कि जो थ्रेट है, आप B इंटू C4 जैसे मूव नहीं खेल सकते हो यहाँ पे, बिकॉज सिंपली क्वीन G7 मेट हो रहा है। सो क्वीन G5 को रोकने के लिए यहाँ पे नाइट E4 खेला पहले व्हाइट ने, और डेफिनेटली D6 पे अटैक है, नाइट F6 भी कभी ना कभी आ सकता है, अभी तो नहीं आ रहा है, मतलब जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन हाँ ये आ सकता है कभी। सो क्वीन H4 खेला इसमें, बिकॉज एक आइडिया था इसमें कि अगर आप नाइट F5 खेलते हो तो क्वीन E1 चेक और किंग G2 को E4 मर रहा है, और ये डिफिकल्ट हो सकता था। अगर इसको हम थोड़ा आगे देखें तो मे बी अगर आप किंग F2 अगर जाते हो तो वो क्वीन इंटू F5 भी मार सकते हैं, और बिशप F5 को रुक F5। और अभी आप देखिए कि उसके पास मतलब ब्लैक के पास तीन पीसेस हैं फॉर अ क्वीन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए ब्लैक के लिए। सो यहाँ पे क्वीन H4 को व्हाइट ने नाइट D6 खेला, और यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट आइडिया था कि आप जब भी अगर इधर कहीं आते हो तो नाइट F1 भी आ रहा है, ओके डायरेक्टली नाइट F1 नहीं आ रहा है बिकॉज F1 मर रहा है यहाँ पे रुक के अटैक से, लेकिन अभी इस पे बहुत प्रेशर है, और मैं किंग G2 आ सकता हूँ, क्वीन इंटू E3 नहीं मार सकते बिकॉज सिंपली यहाँ पे बिशप इंटू F7 आ रहा है। सो क्वीन G5 चेक दिया। अब किंग आप F5 में तो नहीं आ सकते हो, नाइट G2 की भी जरूरत नहीं है, वो हम देखेंगे आगे कि नाइट G2 क्यों नहीं खेला। गेम में उन्होंने किंग H1 खेला। अब प्रॉब्लम ये था कि इस पोजीशन में जैसे ही नाइट G2 खेलते आप सपोज, तो मे बी रुक इधर आ सकता था A7, और इसके बाद जो है एक इसमें बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो मुझे याद है कि बहुत सारे टैक्टिक्स के बुक में आता है, तो हम इसको देख सकते हैं आगे कि जैसे ही किंग H1 खेला, रुक A7, अभी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टैक्टिक अवेलेबल है, दैट इज कि आप बिशप इंटू F7 मार सकते हो, बिशप इंटू F7, रुक इंटू F7, और अभी आप थोड़ा सा चेक करिए रुक के कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, और कैसे इसको आप एकदम से सब कुछ एक्सचेंज करके और एक विनिंग एंडिंग ला सकते हैं। सो उसके लिए मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मूव अवेलेबल है व्हाइट के पास, एंड दैट इज क्वीन H8। ये पोजीशन आपको बहुत सारे बुक्स में देखने मिलेंगी टैक्टिक्स की, राइट। और यहाँ पर ही रिजाइन कर दिया बोरिस पास्की ने, और अगर हम इसको क्विकली देखें थोड़ा आगे तो किंग H8 आ रहा है, नाइट इंटू F7, मे बी किंग G8, और यहाँ पे नाइट इंटू G5 आ रहा है, और अगर आप पॉन टेक्स मारते भी हो तो E3 का नाइट जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा है C4 को। दैट वाज द रीजन कि उन्होंने क्यों नाइट G2 नहीं खेला था, राइट, क्योंकि इस पोजीशन में वो नाइट इंटू C4 मार के फिर से शायद खेलने लगते थोड़ी देर के लिए, लेकिन उन्होंने वो भी चांस नहीं दिया, और एक बहुत ही बढ़िया गेम, एक बेहतरीन गेम उन्होंने स्पास्की को हराया। और उनके जो जो बाकी भी गेम्स है, मैं लास्ट वीक उनका बर्थडे था तो मैंने बहुत सारे गेम्स चेक किए थे, और मैंने यही देखा कि उनके पास सच में बहुत ही अच्छा टैलेंट था, और
उनके जो भी गेम्स थे उनमें सीखने को बहुत कुछ है, मतलब इन टर्म ऑफ पोजिशनल चेस एक गेम मैं डेफिनेटली उसको कवर करूंगा। वो पोजिशनली इतना स्ट्रांग था कि ओपोनेंट को बिल्कुल उन्होंने हिलने ही नहीं दिया कहीं पे भी। सो स्पासकी से डेफिनेटली हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और कोशिश करेंगे हम कि उनके गेम्स को भी हम जो है वो कवर करें और उसको एनालाइज करें। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं या आपके पास कोई सॉरी पेट्रोशियन का, अगर पेट्रोशियन का आपके पास भी कोई गेम आपको लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया हुआ था तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। राइट, सो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है स्पासकी से रिलेटेड वो मैं लिंक में डालूं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू, बाय।